हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हमने प्रीवियस वीडियोस में सर्वेइंग और फिर स्टार्ट किया था हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हम थर्ड अप्रैल आपका 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो थे वो हम सॉल्व कर चुके थे। अब हम देख रहे हैं 3 अप्रैल 2016 में सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था गाइस, वो देख सकते हैं हम कि इन एसआई सिस्टम of units how the unit of force is written as। SI सिस्टम में जो आपका फोर्स होता है F, उस फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो क्या होती है फोर्स की यूनिट गाइस? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये यूनिट होती है आपकी इक्विवेलेंट किसके? न्यूटन के। किसके इक्विवेलेंट होती है गाइस? न्यूटन, जिसका सिंबॉलिक वर्ड क्या है आपका? कैपिटल N। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। ये क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो आपसे क्या पूछा गया था? इफ द मास इज अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी देन हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड। मतलब किसी बॉडी का अगर मैं मास कंसिडर करूं, यदि पिंड में निहित पदार्थ को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, तब इसे कैसे व्यक्त किया जाएगा? क्लियर? तो मतलब देखिए, आपसे एक ही एग्जाम का क्वेश्चन है और एक ही शिफ्ट का, और अगेन आपसे उसी डायमेंशन पर एक बेस्ड क्वेश्चन पूछा है मैकेनिक्स का। क्या पूछा है कि आपका मास की यूनिट क्या होगी? सिर्फ आपसे इतना पूछा है। तो मास की यूनिट क्या होगी गाइस? तो जैसे फोर्स की यूनिट आपके न्यूटन है, मास की यूनिट रहती है हमारी किलोग्राम या फिर ग्राम। नेक्स्ट एमकेएस पद्धति में नेक्स्ट अगर हम देखें तो इफ द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज प्लस 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर डाउनवर्ड मोशन। किसके लिए? फॉर डाउनवर्ड मोशन आप कंसिडर कर रहे हैं प्लस 9.81 एज अ एक्सेलरेशन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशंस के लिए 9.81 की जगह क्या रहेगा, ये आपको बताना है। मोशन क्या हो रहा है गाइस हमारा? अपवर्ड मोशन। कौन सा हो रहा है? अपवर्ड मोशन। तो गाइस जब आपकी बॉडीज अपवर्ड मूव कर रही हैं, बॉडी हमारी क्या मूव कर रही हैं? अपवर्ड की तरफ मूव कर रही हैं, तो वो क्या करेगी? क्या हो रहा होगा? मतलब एक्सेलरेट हो रही होगी या डी एक्सेलरेट हो रही होगी। और दूसरी यही बॉडी अगर आपका अपवर्ड मूव करें, यही बॉडी हमारी क्या करें? डाउनवर्ड मूव करें, डाउनवर्ड, तो आप खुद ही बता दोगे यहां पर वेलोसिटी क्या होगी आपकी? वेलोसिटी आपकी गाइस नॉर्मल व्हीकल की जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी आपकी इंक्रीजेस। वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी कब? जब आपकी बॉडी डाउनवर्ड मोशन करेगी तो आपकी बॉडी की क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इंक्रीज होगी डाउन। और अपवर्ड मोशन में क्या हो जाएगी? आपकी वेलोसिटी या जो मोशन है आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? ड्यू टू अपवर्ड मोशन के कारण आपकी स्पीड जो होगी वो डिक्रीज होगी। यहां पर आपका डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। देखिए आप, फोर्स कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड, और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी आपको डाउनवर्ड ही लग रहा होगा। तो मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल ए है एक्सेलरेशन, वो आपको क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहां पर क्या देगा? क्योंकि बोथ फोर्स एंड मूवमेंट आल्सो आपका कैसे हैं? डाउनवर्ड हैं, बट हियर मोशन एंड एक्सेलरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटी फोर्स इज डाउनवर्ड। और यहां पर क्या है? यहां पर देखिए, आप मूव कर रहे हो ऊपर की तरफ, वेलोसिटी आपकी ऊपर की तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, बट जो बॉडी है उसका जो एक्सेलरेशंस लग रहा होगा या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो ऑलवेज हमारा डाउनवर्ड रहेगा। क्या रहेगा गाइस? हमारा ऑलवेज डाउनवर्ड रहेगा। तो डाउनवर्ड रहेगा मतलब मोशन आपका अपवर्ड है और जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड, तो एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, मतलब आपको फोर्स में क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये तो पता है हमको। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम,
motion here, motion upward and earth gravity is downward. So overall retardation, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ नेगेटिव वैल्यू से। किससे, नेगेटिव वैल्यू। तो गाइस क्या होगा, तो मतलब प्लस 9.81 एक्सेलरेशन है, तो उसी स्लोप में अगर बात करें तो अपवर्ड मोशन अगर हो रहा होगा तो उस टाइम पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, माइनस 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अगेन सही हो जाएगा। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो क्या पूछा गया है कि द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड बॉडी सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायामीटर d इज इक्वल टू 4। अगर आपका जो डायामीटर है गाइस वो कितना है, उस बॉडी का शाफ्ट का 4 है, तो आपको बताना है कि उसका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्या होगा आपका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये रहा हमारा सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, इसका डायामीटर आपको दिया है 4। आपको निकालना है क्या, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट का, तो क्या हो जाएगा हमारा गाइस, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 32 डी टू दी पावर 4, और पाई बाय 32 डी कितना है आपके पास 4 टू दी पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय 32 इंटू 4 अगेन, तो मीन 16 इंटू 16। ये कितना हो जाएगा, टर्म्स को आप कैंसल आउट कर सकते हैं। तो 16 2 एंड 8, और ये अप्रोक्स 8 इंटू 3.14, तो अप्रोक्स कितना हो जाएगा 23 सॉरी 8 इंटू 3.14 3.14 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 4 ज़ा 32, 3 8 इंटू 1 8 एंड देन 3 प्लस, तो ये हो जाएगा 11.8 इंटू 3 24 एंड 1 रिमेनिंग एज अ एड 25। तो 25.12 आपका रिजल्ट रहेगा, और वो रिजल्ट रहेगा हमारा किसका, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आंसर आप देख सकते हो 25.12, या इसको आप 22/7 से कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 25.13। तो ये आंसर भी क्लियर है हमको, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पर मूव करें तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, कि when a shaft of diameter d as subjected to a twisting moment t equal to 4 and bending moment m is equal to 2, then equivalent bending moment is। तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा वो आपसे पूछा था। तो वो बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, हम इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ओके, मतलब आपका उसमें इस बॉडी में ट्विस्टिंग भी आ रही है और बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है, तो दोनों का इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो ये आते हैं हमारे मोहर सर्कल वाले कंसेप्ट से। तो वहाँ से जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 1/2 m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। m फॉर रिप्रेजेंट एज योर बेंडिंग मोमेंट एंड t फॉर रिप्रेजेंट एज योर ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्शन या टॉर्क। ये सॉम का क्वेश्चन है, और ये मोहर सर्कल मतलब जो आपके टॉर्शन इक्वेशन बोले या फिर टॉर्शन और कंबाइंड बेंडिंग बोलते हैं, जिसको हम जहाँ पर आपका टॉर्शन भी आ रहा हो बेंडिंग भी आ रही हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूला आपका क्या बनेगा 1/2 एंड प्लस m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो वैल्यूज़ क्या रहेगी गाइस हमारी 1/2 m वैल्यूज़ हैं आपके पास कितना 2, तो ये हमने पुट कर दिया 2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर आपने यहाँ पर पुट कर दिया। अब तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। 1/2 2 प्लस रूट ऑफ 4 एंड देन 4 16
यही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट सॉरी ब्रैकेट 2 प्लस रूट में आपका कितना 20, इसका स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे आप तो ये लगभग कितना है 20-25 यानी कि होता है 45 का। कितना हो जाएगा ये हमारा 4 पॉइंट समथिंग 4.7 या 4 पॉइंट। तो अप्रोक्स अगर हम इसको लिखें 1/2 2 प्लस अप्रोक्स किसके बराबर लिख लें हम इसको 4 पॉइंट के बराबर 4.47 जैसे कुछ टर्म्स है, क्लियर, इसके आसपास ही आएगा ये 4.47। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 6.47/2। तो ये कितना हो जाएगा अगर आप काट दोगे इसको, इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 23.22 एंड 235 3.23 ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो रहा है। क्लियर है गाइस। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके एक ही शिफ्ट में आए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे सारे जैसे न्यूमेरिकल बोले या इसको कंसेप्चुअल बोले, आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए और कंसेप्ट भी हमको पता होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द पोलर पोलर मॉडुलस फॉर अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायामीटर। देखिए अभी आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपके अभी तक एक भी क्वेश्चन ना तो एसएफडी बीएमडी से पूछा है, ना इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से पूछा है, बेसिक जो कंसेप्ट है आपका स्ट्रेस लेवल वगैरह का वहाँ से पूछा है। पूरे क्वेश्चंस आपके कहाँ से बने हैं, आपके शाफ्ट वाला, बेंडिंग वाला और ये बेंडिंग थ्योरी से बने हैं। तो पोलर मॉडुलस फॉर अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायामीटर d इज इक्वल टू 6। जो सॉलिड शाफ्ट है उसका डायामीटर कितना दिया है गाइस, हमको 6 दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि कितना होगा इसके लिए आपका वैल्यू, कौन सी वैल्यू, पोलर मॉडुलस। और पोलर मॉडुलस कैसे निकालेंगे हम, पोलर मॉडुलस मतलब यही आपका सेक्शन टाइप का मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, और इसकी वैल्यू जो हम यूज करेंगे पोलर मॉडुलस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसा z वैल्यू से, एंड इट्स इक्वल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन। और ये किसके बराबर होती है टर्म्स, ये होती है हमारी d/2 के बराबर। क्लियर है। d दिया है मुझे इक्वल टू 6, तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे z इज इक्वल टू कितना हो जाता है π/32 d⁴ अपॉन d/2। तो ये टर्म्स कितनी हो जाएगी हमारी π/16 d³। तो z वैल्यू कितना हो जाएगा π/16 d का फार्मूला। ये फार्मूला कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया है कि कभी कभी गाइस हमारे क्या हो जाए एक से ज़्यादा क्वेश्चन, अब जरूरी थोड़ी ना यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम, इसके जैसे आ सकते हैं क्वेश्चन हमारे, तो इसके जैसे आ जाएंगे क्वेश्चन तो हम क्या सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे कि क्या करेंगे कि आपका अगर सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला पूछ लें आपसे तो आप बता सकते हो कि π/16 d³ आपका सेक्शन मॉडुलस आया कैसे है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो आपका होता है सेक्शन मॉडुलस और पोलर मॉडुलस। क्लियर है। इसका अगर आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, नेविगेट इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, आपके कुछ ना कहीं हेल्पफुल लग रहे हैं, आपकी प्रिपरेशंस को बूस्ट अप करने में आपके काम आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर बात करें अगर हम क्या π/16 ना d³ कितना दिया है 6³। अब इसको काट दीजिए, आप इसको ऐसे लिख देते हैं हम 6 कितने टाइम्स पर 3 टाइम्स, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम कटिंग करें अगर, तो कटिंग क्या हो जाएगा 2 से जाएगा ये, तो ये बचेगा 8, ये बचेगा 3, ये 2 से जाएगा 3, ये बचेगा यहाँ पर 4, ये 2 से जाएगा 2, ये 2 से जाएगा 3 बचेगा, यही हो रहा है ना। और बात करें अगर अब रिजल्ट की, तो रिजल्ट निकल रहा है आपका यहाँ पर
3.14 पाई की वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा 27/2। तो इसको आप सॉल्व करें तो 27 कितना हो जाएगा, ये 84 समथिंग का, 81 है ना, तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा यह आपका 84 पॉइंट समथिंग 14 लाइक दैट डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा 28 24 0 और 42.07, मतलब ये लगभग हमने जैसे रिजल्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा गाइस हमारा 42.07। ऑप्शन में एक ही मैच हो रहा है 42.411, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 42.411। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो आपसे क्या पूछा गया था, given a shaft of diameter d subjected to a twisting moment t and bending moment m is equal to 4। अगेन क्वेश्चन रिपीट है, बट यहां से देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। इसके पहले जाए आप थोड़ा सा, अगर तो यहां से पूछा था आपको इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कितना है। क्लियर है। क्वेश्चन आपको ट्विस्टिंग मोमेंट दिया है, बेंडिंग मोमेंट दिया, आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट पूछा था यहाँ पर। और अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर पर, वो आपसे पूछा है कि when a shaft of diameter d is subjected to a twisting moment and a bending moment, then the equivalent twisting moment TE is equal to। तो क्या होगा TE, तो TE का फार्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट आपका, ये अगेन आपका मोहर सर्कल थ्योरी से आता है या प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से, और यहां से आपका बनेगा कितना m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये टर्म्स भी हम भूले नहीं, कौन सा हो जाएगा आपका रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यह m कितना है हमारे पास में 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 16, तो ये टर्म्स हो जाएगी आपकी 52, और 52 का आप स्क्वायर रूट निकालें तो अगर ये कितना है 50 मतलब 7 पॉइंट समथिंग समथिंग 7 पॉइंट समथिंग समथिंग क्लिक हो गया होगा आपको। तो क्या है 7.211 आपका आंसर सही हो रहा है। क्लियर है। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट हमारा, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट कितना आ रहा है हमारा, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है 7.211। तो देखिए आपकी एक ही एग्जाम में अगर थोड़े से कंसेप्ट अगर आपको पता होते हैं या पता होते हैं तो आपके हो सकता है किसी किस्मत साथ दें तो एक ही टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। बट कभी कभी मान लो हम पढ़ के ही नहीं जाएं और उसी टॉपिक से पूछ लें तो कभी कभी हमारी किस्मत उल्टी भी हो जाती है। क्लियर है। तो किस्मत पर फोकस करने की बजाय क्या करें, हम सिलेबस पर करें, इस पूरा सिलेबस कवर अप करें और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट का फॉलो करें। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पर बढ़ें तो वो क्वेश्चंस क्या है आपका कि ट्रस इज कॉल्ड अ कंपोजिट ट्रस व्हेन। एक कंपोजिट ट्रस किसको बोलते हैं आप, कंपोजिट बॉडी है ये। कंपोजिट बॉडी मतलब 2 अलग अलग कंपोजिट अमाउंट को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो क्या होगा, इट हैज 2 स्लोप्स ऑन ईच साइड, 2 स्लोप्स ऑन ईच साइड। तो इट 2 स्लोप्स ऑन ईच साइड मतलब क्या हो जाता है कि जैसे ये बॉडी होती है, इसके लिए अगर आप डायग्राम बनाएं यहां पर बना लेते हैं। ये ट्रस है, ये क्या है, एक साइड एक आपका स्लोप है, एक साइड एक स्लोप है, एक साइड आपका अदर स्लोप है। यहां पर एक ही साइड पर आपके 2 स्लोप हैं अलग अलग, θ1 θ2। क्या लिखा है, इट हैज 2 स्लोप्स ऑन ईच साइड, एक ही साइड पर उसमें 2 स्लोप इधर 2 स्लोप उधर है, जिसको हम कौन सा बोलते हैं, 2 साइड स्लोप्स ट्रस। तो ये आपका कंपोजिट ट्रस नहीं होता है, और 1 साइड स्लोप का ट्रस आपका ये हो जाता है, क्या बोलेंगे इसको हम, 1 साइड 1 स्लोप
ऑन ईच साइड ट्रस। और ये आपका टू स्लोप्स ट्रस है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किंग एंड क्वीन पोस्ट ट्रस, किंग एंड क्वीन पोस्ट ट्रस। तो ये गाइस जैसा आपको दिख रहा है इसके जैसा ही दिखेगा। बात करें अगर हम अगर आप किंग पोस्ट की, और कौन से पोस्ट की गाइस, किंग पोस्ट या फिर ट्विन पोस्ट, तो जो किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट ट्रस। तो किंग पोस्ट ट्रस में क्या हो जाएगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ किंग एंड क्वीन पोस्ट। तो किंग पोस्ट मीन्स आपका सिंगल स्लोप या क्राउन पर लाई करेगा वो, लाइक दैट एज अ ट्रस, इट्स योर ट्रस। ये रहा ट्रस। इस ट्रस के ऊपर ये आपने यहां पर क्या कर दिया है, इसका क्राउन ऐड कर दिया है, ये क्राउन ऐड कर दिया है। क्लियर है। ये क्राउन अगर हमने यहां पर ऐड किया है तो ये सिंगल क्राउन पर है, तो इसको हम बोलते हैं किंग पोस्ट। पोस्ट मीन्स एज अ कॉलम, पोस्ट मीन्स एज अ कॉलम या स्टील कॉलम, तो इसको हम बोलते हैं किंग पोस्ट, किंग पोस्ट। बात करें क्वीन पोस्ट की, तो अगर हम किंग पोस्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो वहां पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, क्वीन पोस्ट। क्वीन पोस्ट क्या होता है कि आपका डबल कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ पोस्ट का। ये क्राउन से अटैच ना होते हुए आपके राफ्टर से अटैच होता है। तो ये जैसे राफ्टर है, तो इस राफ्टर पर आप जैसे एम जैसा सिंबल बना देते हैं। किसके जैसा गाइस, एम जैसा सिंबल बना देते हैं। इसको बोलते हैं, जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेनर बीम। और इस स्ट्रेनर बीम को अटैच करने के लिए हमने दो यहाँ पर पोस्ट बना दिए हैं। इन्हीं कॉलम को हम बोलते हैं एज अ क्वीन पोस्ट। तो आपका कुछ ऐसा होता है क्या कि आपके क्वीन पोस्ट भी यहाँ हो और किंग पोस्ट भी साथ में हो, उसको हम क्या कंपोजिट ट्रस बोलेंगे? तो बिल्कुल भी उसको हम नहीं बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्वीन पोस्ट। तो ये भी क्लियर है हमको। बात करें अगर हम कि इट इज मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल, तो यह आपका सही आंसर है कि दो अलग अलग मटेरियल से मिलकर जो बना आपका ट्रस होगा, दैट्स योर कंपोजिट ट्रस। क्लियर है। तो आंसर होगा हमारा कौन सा, कि इट इज मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑप्शन जैसे इट हैज बोथ वैलीज एंड हिप्स, मतलब उसमें खाई भी रहे और उसके ऊपर जो है उसके ऊपर रिज भी रहे। रिज मतलब ऐसा क्राउन टाइप का। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं हिप वाले, और ये चीज़ डिजाइनिंग पर्पस के लिए जो बंगलेस वगैरह बनते हैं, रो हाउस बनते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं हम कि हिप और वैली दोनों साथ में रहें। तो वहाँ पर आप ये प्रोवाइड करते हैं। ये कंपोजिट से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। एंड नेक्स्ट टर्म्स पर अगर हम मूव करें कि द एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डैश ऑफ अ बॉडी, क्या कहलाता है आपका? द एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर। गाइज अगर ये बॉडी है आपकी, इस बॉडी पर आपने कुछ एंगुलर चेंजेस किया, तो क्या किया है, इसकी ऑन एक्सिस के अबाउट आपने क्या किया है, रोटेट किया है। किसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है। क्लियर है। तो चेंज ऑफ एंगुलर रोटेशंस नहीं कहलाएगा। वेक्टर मतलब सदिश राशि वगैरह ये भी नहीं होगा, न डायरेक्शन। डायरेक्शंस तो चेंज होती हैं, तो चेंज ऑफ डायरेक्शंस नहीं बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्शंस मूव करती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में लाई करती हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब आप देखिए ना, डिस्प्लेस हो रहे हैं। पहली बॉडी आपकी यहाँ पर थी, आपने इस बॉडी को ऐसे चेंज किया थी, अलग अलग डायमेंशंस को अचीव कर रही हैं, अलग अलग फेस में जा रही हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ना, अलग अलग प्लेन में जा रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अचीव कर रही हैं। द एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। थीटा एंगल से जो रोटेट कर रही है बॉडी आपकी। जैसे घड़ी की सुई है आपकी, तो घड़ी की सुई में जैसे आपकी ये एक्सिस कहलाती है, ये क्या कहलाती है हमारी, एक्सिस। रोटेशनल
रोटेशन एक्सिस, और इसके अबाउट बॉडी क्या करेगी गाइस, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग ये अलग अलग फेस को ये अचीव कर दी जाएगी। क्लियर है? तो आंसर होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो आपसे क्या पूछा गया था कि फोर्स इज इक्वल टू 9.81। अगेन देख लीजिए क्वेश्चन भी पूछ लिया आपसे। तो फोर्स इज इक्विवेलेंट टू, अभी लिखा है हमने किसके बराबर होता है, ये आपका 1 किलोग्राम के बराबर, 9.81 न्यूटन किसके बराबर होता है, आपका 1 किलोग्राम के बराबर होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? मास इंटू एक्सेलरेशन टर्म्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो शाफ्ट ऑफ आउटर डायामीटर d इक्वल टू 4 एंड इनर डायामीटर स्मॉल d इक्वल टू 2। तो ये हमने यहां पर लाइक दैट आउटर डायामीटर ऑफ शाफ्ट, और अगर इसके अंदर हम फॉर्म करें तो आपका होलो शाफ्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसका जो आउटर डायामीटर है डी नॉट से रिप्रेजेंट करूँ अगर मैं उसको, या डी से ही लिखा है उसने तो ठीक है, डी इक्वल टू 4, और अगर जो इनर डायामीटर है वो दिया है उसने कितना, स्मॉल डी इक्वल टू 2। आपसे पूछा है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम किसके लिए, होलो के लिए। तो कितना निकलेगा हमारे गाइस ये, तो फार्मूला हो जाएगा आपका वही π/32 d टू दी पावर 4 माइनस स्मॉल d टू दी पावर 4। तो क्या हो जाएगा π/32। इस क्वेश्चंस में ध्यान से देखना, आगे में बताएंगे, हम देखेंगे, खुद आप ही बता दोगे क्या हुआ होगा। 4 टू दी पावर 4 माइनस 2 दी पावर 4, तो ये क्या बनेगा हमारा π/32 इंटू ये कितना हो जाएगा 256 माइनस 16, यही है ना 256 माइनस 16। तो ये कितना हो जाएगा हमारा π/32 इंटू 240। ये भी क्लियर है हमको। तो फिर अगर हम इसको डिवाइड करें तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होलो शाफ्ट के लिए क्या निकलेगा आपका, तो हम क्रॉस करें अगर इसको हम 8 4 ज़ा 32 और 8 3 ज़ा 24 और 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें अगेन तो ये 2 और यहाँ पर 15 बचेगा। तो रिमेनिंग जो रिज़ल्ट आएगा हमारा होलो शाफ्ट के लिए वो कितना आएगा, होलो शाफ्ट के लिए तो वो हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2। तो अप्रॉक्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7.5 इंटू 3 मीन्स अप्रॉक्स आपका 23 के आसपास जाएगा। तो 23.7 के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है। क्लियर है? तो अप्रॉक्स आपका यह उसके, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो रिजल्ट कितना आ रहा है 23.7। यहाँ पर ऑप्शन को ऐसा मैच कर रहा है क्या, उसके आसपास भी जा रहा है क्या, 15-20 के भी आसपास जा रहा है क्या, 20 वगैरह के नहीं जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह क्वेश्चन कैंसल्ड हुआ था। कैंसल्ड बाय पीईबी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है। आंसर नॉट मैच्ड विद आंसर, आंसर नॉट मैच्ड with option, with any given option। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो आपसे क्या पूछा गया था कि when a shaft of diameter d is equal to 4 is subjected to a twisting moment t equal to 6 and bending moment m equal to 4 then the maximum shear stress is। ये अगेन क्वेश्चन देखिए, आपके 3 क्वेश्चन आ चुके हैं एक ही टॉपिक से जो आपका शाफ्ट का है, और उसी 3 टॉपिक को हमको कंसिडर करना है जहाँ से आपके मतलब ये शाफ्ट वाला क्वेश्चन आपसे बन ही रहे हैं कि जहाँ से देखिए आप 3 ही क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बना है आपसे क्या पूछ रहा है, अब वो टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो अगेन आप प्रिंसिपल स्ट्रेस पर जाएंगे, प्रिंसिपल टर्म्स पर। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस या मोहर सर्कल थ्योरी से, तो वहाँ से क्या बनेगा 16 फाई
पाई डी क्यूब किसकी टर्म्स में, टी और बेंडिंग मोमेंट की टर्म्स में, टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट एम की टर्म्स में। तो रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर। बस इसको हम इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप इसको, तो टाउ मैक्सिमम 16 पाई, डी कितना दिया है मुझे 4 आपको, और रूट ऑफ एम कितना दिया है आपको 4 स्क्वायर प्लस टी आपको वैल्यू दिया है 6, मीन्स 6 स्क्वायर। क्लियर है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा आपका कितना 3.14 इंटू 4 इंटू 16, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। इसको क्या लिखेंगे आप 16 प्लस 36, ये अगेन 52 टर्म्स हो रही हैं, और ये 16 से 16 कैंसिल आउट, तो ये कितना बचेगा 1/3.14 इंटू 4 इंटू रूट ऑफ 52। तो यहाँ से आप निकालेंगे अगर, तो टाउ मैक्सिमम जो निकलेगा वो कितना निकलेगा हमारा 7.211। ये अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट निकाला था हमने 7.211, और डिवाइडेड बाय कितना है आपका 4 इंटू 3.14। गाइस अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो रिजल्ट जो भी आएगा हमारा टाउ मैक्सिमम वो कितना आएगा 0.57 लगभग। तो ये अगेन आपका जो रिजल्ट आ रहा है ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या गाइस, तो अगेन ये क्वेश्चन आपका क्या करेगा कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा कैंसल्ड, और ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ था पीबी का, किसके द्वारा 3 अप्रैल, जो आपका 3 अप्रैल 2016 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। क्यों हो रहा है कि आंसर आपका अगेन मैच नहीं हो रहा है ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो क्या पूछा गया आपसे कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो किसी बॉडी का जो वेट होता है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्या लिखा है कि किसी सेंटर की तरफ होता है। एक निकाय अर्थात पिंड का वजन एक बल है जो कि केंद्र की ओर आकर्षित होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गुरुत्वाकर्षण है क्या, तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, किसका केंद्र है वो, ये बोल रहा है वो आपसे कि किसका केंद्र है। तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है पर किसका केंद्र है ये आपसे। तो गुरुत्वाकर्षण कुछ नहीं होता है, ग्रेविटी। मास आपका क्या है, किसका मास, और डिस्टेंस दूरी भी नहीं है, वो क्या है अर्थ का सेंटर है। तो अर्थ के सेंटर की तरफ वो अट्रैक्ट होता है। क्लियर, उस अर्थ के सेंटर को ही हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपका अर्थ सेंटर आपको अट्रैक्ट करता है। तो क्या लिखेंगे हम, द वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। किसके, अर्थ के अकॉर्डिंग आपका वो बॉडी अट्रैक्ट करती है। तो ये भी क्लियर है आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़े, द मोमेंटम विच इज डिफाइंड एज द टोटल मोशन possessed by a body mathematically how it is written। तो मोमेंटम को आप कैसे लिखेंगे, तो मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यही ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, मास इंटू वेलोसिटी। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो देख लीजिए आपका साइंस का क्वेश्चन आपसे इंजीनियरिंग में पूछ लिया है। क्लियर है गाइस। तो यहाँ तक हमने जो 3 अप्रैल में सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, फ़ायदेमंद लग रहा है, आपकी एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा या महत्वपूर्ण लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही साथ नेविगेट इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि जो भी ये PDF वगैरह हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू टू एवरीवन।